हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सेशंस पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भूगोल विषय से किस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, कैसा पैटर्न रहा है, कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, किन टॉपिक्स पर लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स के कंसेप्ट क्या है या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ हम समझेंगे और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को जानेंगे। ठीक है, साथ में आपको यह भी बताते चलें कि हमने ज्योग्राफी में फर्स्ट सेगमेंट भू-आकृति विज्ञान के लगभग सभी प्रश्नों को चर्चा में शामिल कर लिया है। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भू-आकृति विज्ञान का पूरा एक सेगमेंट प्राप्त कर लें और उसके सही जवाब, उसकी व्याख्या जान लें, तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, सर्च कर लीजिए भू-आकृति विज्ञान करके या जियोमॉर्फोलॉजी करके, जो पीवाईक्यू सेशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2024, 23, 22, 21, 2020, 18 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। ये भी आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आगे की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जलवायु विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उससे जुड़े हुए अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से किसमें लगभग 0.6 सेल्सियस या सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि आप एक 100 मीटर ऊंचाई को कवर करते हैं, 100 मीटर ऊंचाई को कवर करते हैं, तो 100 मीटर प्रति 100 मीटर में आपको 0.6 सेंटीग्रेड का तापमान कम होता हुआ दिखाई देता है। और यह गिरावट या तापमान में यह कमी किस स्तर पर, किस मंडल पर आती है, यह आपको देखने को मिलती है। आपके पास ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, और ऑप्शन डी है आयन मंडल। ठीक है, यूजीसी नेट जनवरी 2017 के सेशन में ये प्रश्न फ्रेम किया गया था। जैसा कि हमने प्रश्न पहले समझा कि क्या पूछा जा रहा है कि कौन से मंडल में, वायुमंडल के स्तरों में ऐसा देखा जाता है कि प्रति 100 मीटर आप ऊपर बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो 0.6 सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने वायुमंडल के संस्तरों के बारे में पढ़ा था, वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ा था, तब हमने ताप के आधार पर वायुमंडल के विभाजन को देखा था। और ताप के आधार पर वायुमंडल के विभाजन में हमने ऊंचाई के साथ, जो वायुमंडल जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई के साथ किस प्रकार से प्रति 1000 मीटर में 6.5 सेल्सियस टेम्परेचर की कमी देखने को मिलती है, ये हमने देखा था। ठीक है, इसी क्रम में आप ये भी समझिए कि जब हमने देखा कि 1000 मीटर पर सबसे निचली जो परत है वायुमंडल की, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर बताई जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में जैसे ही आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसा देखा गया कि प्रति 1000 मीटर में 6.5 सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट देखने को मिली। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि 1000 मीटर 6.5 सेल्सियस सेंटीग्रेड। ठीक है, अब यहाँ यदि 165 मीटर की ऊंचाई आप कवर कर रहे हैं, तो 165 मीटर में आपको देखने को मिलता है कि 1 सेंटीग्रेड तापमान में नीचे गिरावट देखने को मिली जैसे ही आप ऊंचाई में बढ़ रहे हैं। क्षोभ मंडल में ही ध्यान रखिएगा, और क्षोभ मंडल में ही प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, 0.6 सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। ये कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं, इस वाले तथ्य से। 1000 मीटर में, प्रति 1000 मीटर में 6.5 सेंटीग्रेड तापमान की गिरावट देखने को मिलती है। कहां पर? क्षोभ मंडल में। तो ये तापमान की जो गिरावट का दर है, ये कहां पर देखने को मिलता है? आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। शेष दरें आपको अन्य मंडलों में देखने को मिलेंगी, लेकिन हर मंडल में तापमान में कमी नहीं आती, ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल वह मंडल है जिसमें मौसम से संबंधित सारी गतिविधियां घटित होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसे विक्षोभ मंडल और अन्य नामों से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा।
जिससे जितने भी प्रकार की, चाहे जलवाष्प हो, ओलावृष्टि हो, वर्षा हो, वर्षण के सभी प्रकार जो है वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल को दो परतों में डिवाइड किया गया है। जो पहली परत है उसे घर्षण परत के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे निचली परत जो धरातल के बिल्कुल नजदीक है, वहां हवा जब धरातल के साथ, जब हवा आगे बढ़ती है तो धरातल के साथ क्या होती है, घर्षण करती हुई आगे बढ़ती है। तो वायु का विभिन्न धरातलों की परतों के साथ या वायु का आपस में भी घर्षण, इससे घर्षण परत कहलाने के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, तो ध्यान रखें, वायु का धरातल के साथ घर्षण के कारण घर्षण परत कहा जाता है, और क्षोभ मंडल की निचली परत, क्षोभ मंडल की निचली परत, ये इसे ही घर्षण परत कहते हैं, ऊपरी परत को नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो प्रति 100 मीटर की ऊंचाई को कवर करते हुए 0.6 सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट कहाँ देखने को मिलती है, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। ठीक है, समताप मंडल में तो ऊंचाई की ओर बढ़ने पर या ऊंचाई पर बढ़ने पर ध्यान में रखिएगा कि तापमान में गिरावट नहीं आती, जबकि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कहाँ, समताप मंडल जो क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर है। ठीक है, 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पे जो समताप मंडल है, समताप मंडल में देखिए क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभ सीमा तक टेम्परेचर -70 से -80 डिग्री तक पहुंच जाता है, -70-75 मानकर चलिए। ठीक है, जैसे ही आप समताप मंडल में प्रवेश करते हैं, समताप मंडल की सबसे ऊपरी सीमा पर, समताप सीमा पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब -70 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तब होगा जब बीच में कहीं आपको पॉजिटिव मिला होगा, या आप कहिए कि बीच में कहीं तापमान बढ़ा होगा। और ये जो तापमान बढ़ता है, ये ओजोन कणों के बीच आपसी टकराव की वजह से बढ़ता है। इस वजह से, यानी आयनों की उपस्थिति की वजह से यह टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए समताप मंडल में टेम्परेचर में गिरावट देखने को नहीं मिलती, बल्कि बढ़ोतरी होती है। पुनः जो गिरावट देखने को मिलती है वह मध्य मंडल में देखने को मिलती है। तो मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन वह दर क्षोभ मंडल के जैसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बादलों से नीचे की ओर अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होता है, ऑप्शन बी है दृष्टव्य विकिरण अंतरिक्ष में ऊपर की ओर बिखरा हुआ, ऑप्शन सी है गुप्त ऊष्मा स्रावित होती है, ऑप्शन डी है पृथ्वी और वायुमंडलीय एल्बिडो। जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न को ठीक से देखिए, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, वायुमंडलीय ऊर्जा, यानी हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए, तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल कैसे कहते हैं, गैसों का आवरण, गैसों का आवरण में भी ध्यान रखिएगा, गैस हवा से मिलकर बनी है, विभिन्न प्रकार की गैसों के प्रतिशत से मिलकर बनी है। ये जो गैस है, इसका एनवलप के रूप में हमारी पृथ्वी की चारों ओर होना और इसे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बांधे रखना, ये जो हवाओं का पूरा समूह है, ये एनवलप है, यही दरअसल वायुमंडल है। वायुमंडल में ही ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है कि आखिर इस वायुमंडल में एनर्जी कहां से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, इस वायुमंडल की एनर्जी की यदि हम बात करें तो गुप्त ऊष्मा इसकी एनर्जी का स्रोत है। क्या, गुप्त ऊष्मा। अब यह गुप्त ऊष्मा कहां से स्रावित होती है, तो ध्यान रखिएगा, यह गुप्त ऊष्मा हमारे जो महासागर है, महासागर के माध्यम से जो जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर आता है, यह अपने साथ ऊष्मा को रखता है, अपने साथ क्या रखता है, ऊष्मा को रखता है। ठीक है, और इसके अलावा चूंकि प्रश्न में वायुमंडलीय एनर्जी का या वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल एक गतिशील ऊष्मा है, इसमें भी जो गैसें हैं वो गतिशील रूप में पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की गैसों में अलग अलग प्रकार से काम करने की क्षमता मौजूद है। ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि जितना हमने जो जल की बात की, जो महासागर गर्म होकर जल, ये जो जल है यह गर्म होकर वाष्पित होकर किसकी, हवा के साथ ऊपर की ओर आता है। ये जो जल है, जल का जो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला, पहले जल यहाँ, फिर इस रूप में, फिर इस रूप में, तो जल की अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप जो ऊष्मा प्राप्त होती है वही उसकी गुप्त ऊष्मा है। ध्यान रखिएगा, तो जल की अवस्था के परिवर्तन के स्वरूप प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत या सोर्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें
तो जल की अवस्था या जल की विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से, इसके चरणों से होकर गुजरने के फलस्वरूप जो जल की प्रोसेस होती है, सबसे पहले यहाँ तापमान के बढ़ने से वाष्पीकरण होता है, फिर ऊपर जाकर संघनन होता है, संघनन के बाद इनके बादलों का निर्माण होता है। अंत में जाकर जब ये ऊष्मा पूरी तरीके से छूट जाती है तो फिर ये एनर्जी, ये ऊष्मा कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में, और वह वर्षण के रूप में पुनः जल नीचे आ जाता है। ठीक है, बारिश के रूप में, बूंदों के रूप में जल क्या होता है, पुनः आ जाता है। तो जल की इन विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के परिवर्तन के फलस्वरूप जो वायुमंडल को ऊष्मा प्राप्त हुई, वही क्या है, वही गुप्त ऊष्मा है। तो गुप्त ऊष्मा के माध्यम से जल की विभिन्न अवस्थाओं के फलस्वरूप वायुमंडल को एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। आपके पास ऑप्शन है सौर पराभौतिक किरणों का अवशोषण, ऑप्शन बी है लघु चक्र दर, ऑप्शन सी है तीव्र ऊर्ध्व वायुधारा, और ऑप्शन डी है भारी वर्षा। यूजीसी नेट जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न को ठीक से समझिएगा, क्या पूछा जा रहा है, बन रहे बादल में, यानी जितने भी ऊपर जो बादल बनते हैं उन बादलों के संदर्भ में प्रश्न फ्रेम किए। बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में, यानी इन बादलों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है कई बार, है ना, और विद्युत धारा के प्रवाहित होने के बाद बहुत तीव्र गति से गर्जन होगी। बहुत तीव्र गति से किसके साथ, बिजली के साथ गर्जन घटित होती है ना, गर्जना की घटित होती है क्या, घटना। ठीक है, तो ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हुई, इस विद्युत धारा में कौन सी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऑप्शन है, चारों ऑप्शन हमने देखे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब हम सभी जानते हैं कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। बादल हैं क्या, बादल हमारे वायुमंडल में मौजूद जो हिम के कण हैं, जो बर्फ के कण हैं, जो धूल के कण हैं, उन धूल के कणों के साथ जब संघनन की घटना घटित होती है, संघनन की घटना के घटित होने के बाद ये समूह के रूप में जब निर्मित होते हैं तो बादलों का निर्माण होता है ना, किसके साथ, लेकिन जलवाष्प के साथ, ध्यान रखिएगा। यानी हिम के कण जल के कणों का जलवाष्प के साथ जब ये जलवाष्प के साथ जब ये संघनित होते हैं तो इनके संघनन के फलस्वरूप क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। ठीक है, तो जलवाष्प किसके साथ संघनित होता है, ध्यान रखें, हिमकणों के साथ, ठीक है, धूल के कणों के साथ, इनके कणों के आसपास जलवाष्प बन गया। अब ये कण आपस में मिलकर ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में बादलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, बादलों के निर्माण के लिए जरूरी क्या है, ये भी ध्यान रखें कि जब धरातल गर्म होता है, धरातल के गर्म होने के फलस्वरूप बहुत तीव्र गति से वायु ऊपर की ओर उठती है, अपने साथ क्या लेती है, आर्द्रता लिए रहती है, जलवाष्प या अवाष्प या आर्द्रता लिए रहती है। ठीक है, अब यहाँ जो हिम के कण है, जल के कण है, जलवाष्प के कण है, वे आपस में मिलकर क्या करते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं। रुद्धोष्म में प्रक्रिया घटित होती है, एडियाबैटिक, आपने प्रोसेस तापपतन दर सुना ही होगा, तापपतन दर, ताप को छोड़कर फिर यहाँ बादलों का फॉर्मेशन या निर्माण हो जाता है। ध्यान रखें, जब हम बादलों के निर्माण की बात करते हैं तो चूंकि वायुमंडल में तो कुछ हिम के कण स्वतंत्र हैं, कुछ धूल के कण स्वतंत्र हैं, जैसे ही जलवाष्प के साथ इनका संघनन होता है तो जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप झुंड और समूह के रूप में बादल निर्मित हो। लेकिन जरूरी क्या है कि किस प्रक्रिया से अब इन बादलों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो हम सभी जानते हैं कि जब बादलों का फॉर्मेशन होता है तो इन बादलों में आवेश पाए जाते हैं, कुछ धनावेश होते हैं और कुछ ऋणावेश होते हैं। ये आवेश कहाँ होते हैं, बादलों में होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बादलों की कुछ जो समूह हैं वे धनात्मक होंगे, कुछ समूह ऋणात्मक होंगे। ये होते हैं इनमें होने वाले, इनमें पाए जाने वाले आवेश की वजह से। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा कि गर्म होकर वायु ऊपर की ओर उठी, ऊपर की ओर उठने के बाद विभिन्न प्रकार के जलवाष्प हिमकणों से मिलकर ऊपर बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, और बादलों के कुछ समूह जो धनात्मक है, जो ऋणात्मक है, इन सभी समूहों के बीच में क्या होगा कि आवेशों का घर्षण होगा। और जैसे ही इन आवेशों का घर्षण होता है, घर्षण के फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्यों? क्योंकि
आवेश आपस में टकराएंगे, धन और ऋण यदि आवेश आपस में मिलते हैं तो वहां विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है बहुत तेजी से गर्जना होती है, बिजली के साथ बादल कड़कने लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कि विद्युत धारा के निर्माण में, बादल में विद्युत धारा के निर्माण में तीव्र ऊर्ध्व वायु धारा मौजूद है, जो यहाँ से तीव्र ऊर्ध्व तरीके से वायु धारा ऊपर उठती है, जिसकी वजह से ऊपर बादलों का निर्माण होता है। ये यहाँ क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि तीव्र ऊर्ध्व वायु द्वारा प्रवाहित होकर जब धनात्मक और ऋणात्मक बादलों के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, या ये जब आपस में टकराते हैं, तो इसके बाद ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है और तभी विद्युत बादलों में दिखाई देती है, तीव्र बिजली के साथ गर्जना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा कारणीय तर्क आर है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पढ़ते हैं, अभिकथन ए क्या कह रहा है। जब सूर्यताप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भू सतह पर जलभाग की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। देखिए, कुल मिला के कहा यह जा रहा है कि पृथ्वी है, यहाँ पर कुछ महाद्वीपीय क्षेत्र है और कुछ जलीय क्षेत्र है। ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, बराबर पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उन्हें क्या, इसमें प्रश्न में है जो स्टेटमेंट पहला है, अभिकथन ये है, वह कह रहा है कि जब समान रूप से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब भू सतह पर, यानी जो स्थलीय भाग है, इस भू सतह पर जल के भाग की तुलना में जो ये भू सतह है वह ज्यादा गर्म हो जाती है, जबकि जल का भाग इसकी तुलना में बहुत तेजी से गर्म नहीं होता। तो भू सतह बहुत तेजी से गर्म क्यों हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब तर्क इसके पीछे कारण क्या दिया गया है कि धरती अपारदर्शी है जबकि जल सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। आपके पास कूट है ए बी सी डी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो इसमें समझने की बात यह है कि जल और स्थल, इन दोनों की सतह में अंतर है, और इन दोनों की सतहों में अंतर की वजह से ऐसा देखा जाता है कि एक ही समान तापमान के बावजूद स्थल की जो सतह है वह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। ऐसा क्यों है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो स्थल भाग है वह जल भाग की तुलना में अपारदर्शी है, जबकि जल क्या है, जल पारदर्शी है। सूर्य की किरणों के लिए क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। इसके अलावा जो महासागरीय तरंगे हैं, ये जो जल है वो क्या है, प्रवाहित होता रहता है ना। तो जितनी आप यहाँ पर तापमान कितना भी दें, लेकिन जलधाराएं तो प्रवाहित हो रही हैं। जलधाराओं के प्रवाहन की वजह से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर जो तापमान की दर है या इसके ऊष्मन की दर है, जल के गर्म होने की जो दर है, वह क्या होगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी स्थलीय भाग की तुलना में। स्थलीय भाग में एक ही स्थान पर तापमान बढ़ रहा है और यह गतिमान नहीं है, लगातार यहाँ तापमान बढ़ने से यह भाग क्या होगा, जल्दी उष्ण हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि जो जलीय भाग है वह जल्दी गर्म नहीं हो पाता। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि जो महासागरीय हिस्सा है, महासागरीय भाग है, उसमें गुप्त ऊष्मा काम करती है। क्या काम करती है, गुप्त ऊष्मा, जबकि जो स्थलीय भाग है वहां की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। तो दो तीन रीजन आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, सतह इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो स्थलीय भाग की सतह है वह क्या है, वह अपारदर्शी है, जबकि महासागरीय भाग या जल भाग की तुलना में क्या है, जल भाग की जो सतह है वह क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, तो जल की अपेक्षा स्थल की पारदर्शिता, तापीय चालकता और विशिष्ट ऊष्मा के कम होने के कारण क्या कहा जाता है कि जो स्थलीय भाग है वह ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि जो धरती है वह माफ कीजिए, जबकि जो जल भाग है, महासागरीय भाग है, वह जल्दी गर्म नहीं हो पाता। तो यहाँ देखें कारण, जो हमारे पास कारण है कि धरती अपारदर्शी है, जल सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, तो ये व्याख्या बिल्कुल सही है। हालांकि हर बात यहाँ पर सही आप नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से व्याख्याएं सही हैं, क्योंकि और भी रीजन है, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये तर्क बिल्कुल सही माना जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ दोनों कथन सही है, इसकी सही व्याख्या ये कर रहा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सी टाइप जलवायु, कौन सी सी टाइप जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु में, शीत
ऋतु में क्या होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। सी टाइप की जलवायु में कौन सी ऐसी सी टाइप की जलवायु जहां पर शीत ऋतु में भी बहुत ज्यादा वर्षा होती है। आपके पास ऑप्शन है CFA, ठीक है, ऑप्शन बी है CS, ऑप्शन सी है CWA और ऑप्शन डी है CFC, ठीक है। जब हमसे आप सभी जानते हैं, हमने हमारे पिछले सेशन में खूब पढ़ा है इसके बारे में। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वह जलवायु के जो आपने अनुभव किया है, यानी अनुभविक कोपेन ने जो अनुभव किया है उसके आधार पर उन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जलवायु वर्गीकरण को तापन और वर्षण के आधार पर उन्होंने संसार भर की जलवायु को 5 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल ए से लेकर ई अक्षरों तक शामिल किया गया। कैपिटल A, B, C, D और E, ठीक है। इसमें जो सी टाइप है इस जलवायु के बारे में प्रश्न फ्रेम किया गया है। 5 समूह हैं और 11 उपसमूह हैं। तो जो आपको छोटे वाले अल्फाबेट मिल रहे हैं F, A, S, W, ये छोटा अल्फाबेट है, ये उस क्षेत्र विशेष की क्या जलवायु है इसके आधार पर डिवाइडेशन को दर्शाता है, ठीक है। हमने इसे डिटेल से पहले पढ़ा है। डिटेल से जानने के लिए आप दृष्टि के ही अन्य प्रश्नों को सॉल्व करें, दृष्टि टीचिंग एग्जाम में विजिट करें और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सर्च करिए, आपको वहां ये मिल जाएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं सी टाइप की जलवायु, सी टाइप की जलवायु को संकेत में या प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने बताया कि जो सी टाइप की जलवायु है, जो हमने यहाँ लिखा है सी टाइप की जलवायु, ये एक प्रकार की समशीतोष्ण, एक प्रकार की समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु है। यानी इस प्रकार की जलवायु में क्या मौजूद है, आर्द्रता मौजूद है। और ये समशीतोष्ण है, यानी जहां पर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ठीक ऊपर वाले रीजन में जैसे ही पहुंचते हैं, उपोष्ण रीजन के ऊपरी हिस्से में समशीतोष्ण हिस्सा पाया जाता है और यहाँ जहां आर्द्रता होगी वहां ये जलवायु होगी, ठीक है। तो सी टाइप की जलवायु। अब सी टाइप की जलवायु में यदि हम F को जोड़ें, S को जोड़ें, W को जोड़ें और फिर FC को जोड़ें, तो कौन सी ऐसी जलवायु होगी जहां पर शीत ऋतु के दौरान भी वर्षा होगी, ठीक है। यदि हम हमारे पहले ऑप्शन की बात करें और CF की बात करते हैं, ठीक है, तो CF वह जलवायु है जहां वर्ष भर वर्षा होती है। ध्यान रखें, वर्ष भर अधिक वर्षा होती है। तो वर्ष भर तो प्रश्न में पूछा नहीं गया, प्रश्न में पूछा गया शीत ऋतु के दौरान, ठीक है। यदि हम बात करें CS जलवायु की, तो CS जलवायु वह जलवायु है जहां पर जो ग्रीष्म है, ग्रीष्म काल है, वह शुष्क होता है और शीतकाल वह ऋतु है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह CS ही है। CS जलवायु के समय जो ग्रीष्म काल है वह बहुत शुष्क होता है, जबकि शीतकाल में आर्द्रता अधिक होती है और शीतकाल में आर्द्रता की अधिक होने की वजह से क्या होगी, वर्षा, भारी वर्षा होती है, या आप कह सकते हैं कि ज्यादा वर्षा होती है। तो CS जलवायु इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। यदि आपसे CW पूछा जाता तो ध्यान रखिएगा कि शीतकाल यहाँ पर शुष्क होता है, तो ये भी सही जवाब नहीं हो सकता। जहां शुष्कता होगी वहां पर भारी वर्षा नहीं होगी। भारी वर्षा के लिए जरूरी क्या है, आर्द्रता जरूरी है, ठीक है, वाष्पीकरण जरूरी है। और यदि आपसे कहीं प्रश्न में CF पूछता तो CF के लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्रों को CF के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें तो CS इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अधिक प्रश्नों को हल करने के लिए और अधिक कंसेप्ट को समझने के लिए, तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम से। शेयर कर दीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया।